हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। आज हम लोग अपना जो YDSC पे प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो दिया हुआ है, इन YDSE the screen is at a distance capital D from the plane of the slits and slits are illuminated by plain monochromatic light of wavelength lambda. Okay, and then कह रहे हैं कि P is a point on the screen at a distance y from the central maximum. Okay, so इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ये स्लिट्स हैं, स्टैंडर्ड YDSE है, और ये हमारी स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमम है, और कोई P पॉइंट हमने चूज़ किया है सेंट्रल मैक्सिमम से y डिस्टेंस पर। ओके, ये दिया हुआ है। एंड देन so P is a point on the screen at a distance y from the central maximum. If by some special arrangement the slits be moved symmetrically apart with relative velocity v. Okay, so ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि by some special arrangement ये दोनों slits जो हैं इसको हम एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं symmetrically. Okay, सेम वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जो relative velocity है से S1 and ये S2 है, तो S1 S2 are moving apart with relative velocity v. Okay, so S1 S2 are moving away from each other with a relative velocity v. So ये इधर जा रहा है और ये वाला सोर्स इस तरफ नीचे जा रहा है। relative velocity दिया हुआ है हमें, and then हमसे पूछ रहे हैं estimate the number of fringes crossing the point P per unit time. Okay, so इस P पॉइंट को कितनी फ्रिंजेस पर यूनिट टाइम क्रॉस करेंगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर S1 S2 अगर एक दूसरे से दूर जाएंगे सो जो स्मॉल d होता है वो बढ़ेगा, एंड देन हमें मालूम है कि बीटा फ्रिंज विड्थ जो होती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D फिक्स है, एंड S1 S2 एक दूसरे से दूर जाएंगे तो जो स्मॉल d है वो वैल्यू बढ़ेगी, यानी स्मॉल d की वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ जो है वो कम होगी। ओके, सो फ्रिंज विड्थ जब कम होगी सो जो पैटर्न है उसको देखने पे लगेगा कि फ्रिंजेस जो है वो मूव कर रही हैं। पहले फ्रिंजेस जो है वो काफ़ी वाइड है एंड देन दे विल बिकम नैरोअर, सो दे विल मूव। ओके, जो पैटर्न होगा वो लगेगा कि किसी पॉइंट को, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहे हैं तो वहाँ पे जो फ्रिंजेस हैं वो लगेगा कि उस पॉइंट से क्रॉस हो रही हैं। सो वही चीज़ हमें कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी फ्रिंजेस आर क्रॉसिंग दिस पॉइंट पर यूनिट टाइम। ओके, सो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी S1 S2 की b दे रखी है, एंड से ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। ओके, ना अब ये P पॉइंट हम ले रहे हैं, सो इस P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं पहले। पाथ डिफरेंस एट P। ओके, सो हमें मालूम है द पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा, और sin थीटा क्या होता है y अपॉन कैपिटल D। सो इसको हम लिखेंगे, अब d की जगह हम a यूज कर रहे हैं, सो a इंटू y अपॉन कैपिटल D। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस एट P। ओके, एंड जब ये सोर्सेज एक दूसरे से मूव करेंगे तो जो पाथ डिफरेंस यहाँ पर है वो भी चेंज होगा। एंड यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज एक वेवलेंथ, एक लैम्डा का जब पाथ डिफरेंस होगा इसका मतलब कि एक फ्रिंज शिफ्ट कर गई, एक ब्राइट फ्रिंज, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है। ओके, सो पाथ डिफरेंस हम ये कैलकुलेट करेंगे कि पर लैम्डा कितना है, उसका मतलब होगा कि कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर रही हैं, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं, ये हो जाएगा। सो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया। नाउ लेट अस कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पाथ डिफरेंस। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ डिफरेंस, जब S1 S2 मूव करेंगे तो उस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है वो चेंज होगा, और एक लैम्डा जब चेंज हो जाएगा इसका मतलब एक ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो गई है। सो हम ये पहले कैलकुलेट करेंगे किस रेट से पाथ डिफरेंस चेंज हो रहा है। से अगर 5 लैम्डा के रेट से पाथ डिफरेंस चेंज हो रहा है इसका मतलब उसमें 5
इंटू लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा से अगर डिवाइड करें तो 5 फ्रिंजेस उस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। ओके, सो यू विल कैलकुलेट फर्स्ट द रेट, इसको x ही लिखते हैं ना, हमें रेट कैलकुलेट करना है, सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज dx ओवर dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ डिफरेंस। अब इसमें y और कैपिटल D ये कॉन्स्टेंट्स है, ये पॉइंट फिक्स हम रख रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, सो ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये चेंज हो रही है, सो ये हो गया y अपॉन कैपिटल D कांस्टेंट एंड देन dA अपॉन dt। नाउ ए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है, वही s1 s2 की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, किस रेट से दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली द रिलेटिव वेलोसिटी y upon capital D, relative velocity of the sources. Okay, so this is the rate at which the path difference at p is changing. अब उसमें हम देख लेते हैं, उसको लैम्डा से डिवाइड कर लेंगे एंड देखते हैं कि कितनी फ्रिंजेस उस पॉइंट को क्रॉस कर रही हैं। ओके, सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग p is dx upon dt divided by lambda, because एक फ्रिंज जब क्रॉस करेगी तो लैम्डा का पाथ डिफरेंस चेंज होता है। ओके, सो dx ओवर dt डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये चीज़ यही हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा एंड dx ओवर dt की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है y इंटू वी अपॉन कैपिटल D। ओके, सो द फाइनल आंसर इज y इंटू वी अपॉन लैम्डा capital D. Okay, so these many fringes are crossing the point P when S1 S2 are moving away from each other. So ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस तरह से, ये YDAC जैसा ही डायग्राम है बट यहाँ पर 3 होल्स हैं, S1 S2 एंड S3, तो 3 सोर्सेज हैं, वो इंटरफेयर करेंगे एंड देन यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेगा। अब इसमें दिया हुआ है, इस डायग्राम से रिलेटेड ये दिया हुआ है कि S1O माइनस S2O, S1O माइनस S2O इज इक्वल टू S3O माइनस S2O, S3O माइनस S2O एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ओके, ये दिया हुआ है एंड देन पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल 3 कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 एंड S3 एट O। ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो S1 S2 एंड S3 आर 3 कोहेरेंट सोर्सेज एंड उनकी वजह से यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कि यहाँ से जो इंटेंसिटी पास हो रही है वो सेम है, इक्वल है। सो S1 S2 S3 तीनों की इंटेंसिटी सेम है। ओके, अब क्या दिया हुआ है कि S1O माइनस S2O, इन दोनों के बीच में यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में यहाँ पर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 4 है। ओके, हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट the phase difference, which is 2 pi upon lambda into lambda by 4, this is equal to pi by 2. Okay, so S1 और S2 से जो लाइट आ रही है यहाँ पर उनके बीच में pi by 2 का फेज डिफरेंस है। इसी तरह से S3 और S2 से जो लाइट आ रही है उनके बीच में भी pi by 2 का फेज डिफरेंस है। बट S1 और S2 से जो लाइट आ रही है यहाँ पर O पर, सो S1 और S3, हाँ, S1 से O तक और S3 से O तक पाथ बराबर है, तो ये दोनों सोर्सेज जो हैं इससे वेव यहाँ पर सेम फेज में पहुँच रही है, और चूंकि इसका पाथ कम है इसलिए ये वाला सोर्स जो है यहाँ पर पाई बाई 2 एंगल अहेड हो जाएगा। ओके, सो ये जो फेज डिफरेंस है वो इसका है कि S2 जो है वो इन दोनों से पाई बाई 2 अहेड है और S1 S3 वहाँ पर सेम फेज में है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। सो उसके लिए सुपरपोजिशन में हमने जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पढ़ा था उसमें ये देखा था कि अगर रिजल्टेंट निकालना होता है, हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना होता है, 2 वेव्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड A1 A2 है और उनके सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई नॉट, ये होता है। ये दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस होता है
और ये इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स होते हैं। ओके, सो इसका मतलब कि सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसको हम वेक्टर एडिशन के मेथड से कैलकुलेट करते हैं। दोनों एम्पलीट्यूड्स को हम दो अलग अलग वेक्टर्स की तरह से ट्रीट करेंगे और दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम ले लेते हैं। सो ये एक मेथड होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का। अब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दो से ज़्यादा सोर्सेज जब होंगे। सो ईच एम्पलीट्यूड विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको वेक्टर्स के बीच का एंगल ले लेंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर तीन वेव्स हैं। सो तीनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब S1 से O तक और S3 से O तक जो लाइट है वो सेम फेज में आ रही है और चूंकि दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है इसलिए हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है। ओके, इसी लाइन पर इसी डायरेक्शन में S1 का एम्पलीट्यूड भी है और S3 का एम्पलीट्यूड भी है। सो टोटल एम्पलीट्यूड जो होगा वो 2a हो जाएगा और S2 से जो लाइट आ रही है वो π/2 एंगल अहेड है। सो π/2 एंगल अहेड है तो इधर हम बना सकते हैं। ओके, ये हो गया A0। ओके, अब यहाँ से हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में S1 और S3 के बीच में फेज डिफरेंस 0 है इसलिए दोनों एक के ऊपर एक दिखा के हमने सिंपली ऐड कर दिया और S2 जो है वो π/2 एंगल अहेड है। सो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा दैट विल बी, अब ये सिंपल है, दो वेक्टर्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड 2a0 है और एक का एम्पलीट्यूड a0 है, इनका रिजल्टेंट निकालना, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं या जो फॉर्मूला होता है वेक्टर साइड करने का दो वेक्टर्स उससे भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 4a0 स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर दैट इज a0√5। ओके, ये हो गया एंड हमें इंटेंसिटी चाहिए। सो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। ओके, सो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और a स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो और जो कांस्टेंट्स हैं उससे मिलकर वो इंडिविजुअल सोर्सेस की इंटेंसिटी बनेगी। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी 5I0। ओके, सो ये हुआ हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन जो है ये वेव ऑप्टिक्स में भी कर सकते हैं इस तरह से, अदरवाइज जब हम जहाँ वो वेव्स स्ट्रिंग पर वेव्स, वाटर सरफेस पर वेव्स वो सब करते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो टिपिकल ये एक वेव का क्वेश्चन हुआ, वेव में जो मैकेनिक्स यूज़ होती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ओके, अब कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं YDSE से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, which of the following graphs best represent the variation of phase difference between the interfering waves in a double slit experiment with the distance y from the central maximum? Okay, so phase difference versus distance of a point from the central maximum, उनकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी होती है एंड देन उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा। तो ये चार ऑप्शंस हैं हमारे सामने एंड देन इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा जो है ग्राफ डेल्टा फाई और वाई के लिए सही है। ओके, सो फेज डिफरेंस और वाई हमें चाहिए फेज डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ वाई। ये रिलेशन अगर हमें मिल जाएगा तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा और व्हाटएवर जो भी है। सो नाउ फेज डिफरेंस और y इसके बीच में हमें कैलकुलेशन करनी है। सो किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमम से अगर y डिस्टेंस पर है तो जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज d साइन थीटा, एंड साइन थीटा को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड YDSE के केस में y अपॉन कैपिटल D, ये हो जाएगा। सो ये पाथ डिफरेंस है किसी भी पॉइंट का जो y डिस्टेंस पर है सेंट्रल मैक्सिमम से। अब अगर ये पाथ डिफरेंस है तो जो फेज डिफरेंस होगा वो हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा एंड देन डेल्टा x उसकी जगह हम लिखेंगे d इंटू वाई अपॉन कैपिटल D, ये हो गया। अब हमारा स्मॉल d, कैपिटल D, लैम्डा ये सब अगर कांस्टेंट है तो इसको हम एक साथ लिख लें 2 पाई एंड 2 पाई अपॉन लैम्डा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू वाई।
सो ये हो गई रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. ओके, नाउ अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सो इसका मतलब कि द फेज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका मतलब कि जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और ये रिलेशनशिप है, ये इक्वेशन है. सो यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा और स्ट्रेट लाइन होगा. और उसमें y का ये जो कोफिशिएंट है ये कहलाता है स्लोप. ओके, सो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन है. सो ये हमारा आंसर हो गया. दिस इज द ग्राफ विद पॉजिटिव स्लोप एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अच्छा, अब इसमें एक अपनी तरफ से भी हम क्वेश्चन, इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या होगा. सपोज हमें जो ये ग्राफ है उसका स्लोप हमें दिया हुआ है. ये जो स्लोप वाला पार्ट है ग्राफ में, स्लोप वाले पार्ट पे भी क्वेश्चंस बनते हैं. सो अगर उस ग्राफ का स्लोप हमें दिया हुआ है देन इसको हम स्लोप के बराबर रख लेंगे और इसमें से जो भी क्वांटिटी अननोन होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, जैसे स्मॉल डी, कैपिटल डी, इन सब की वैल्यू दी हुई है एंड लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना और इस पूरे स्लोप की वैल्यू दी हुई है ग्राफ में. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. या लैम्डा दिया हुआ है तो कोई 3 क्वांटिटी है, 2 दी हुई हो तो एक पूछ सकते हैं आपसे. ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टिल ग्राफिकल क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए. द ग्राफ बिटवीन द पाथ डिफरेंस वर्सेस फेज डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा होगा. अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, हमें मालूम है. फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स. ओके, इस तरह से है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन जो है ये भी ग्राफिकल है. इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पाथ डिफरेंस between the interfering waves in a double slit experiment with the angular position theta of the point on the screen. Okay, so path difference और angular position उसके बीच में रिलेशन चाहिए एंड देन फिर पता करेंगे कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर सही है. ओके, अब इसमें थोड़ी सी हमें इसको डिटेल में देखना होगा. सो पहले हम पता करेंगे रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड एंगुलर पोजीशन. ओके, सो पाथ डिफरेंस जो होता है डेल्टा एक्स, ये लिखा जाता है डी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन है. ओके, फाई या डेल्टा फाई जो होता है वो पाथ डिफरेंस होता है और ये क्या है, एंगुलर पोजीशन. इसका एंगल, ये जो एंगल है कहाँ से लिया जाता है, S1 S2 के बीच का जो मिड पॉइंट है वहाँ से देखते हैं कि जो कोई फ्रिंज है वो कितना एंगल ऊपर या कितना एंगल नीचे है, इस तरह से है. ओके, सो इसका हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं. ये S1 है, S2 है और यहाँ पर हमारी स्क्रीन है और कोई पॉइंट है इस तरह से. सो ये है उसकी एंगुलर पोजीशन. ओके, दिस इज द थीटा. ओके, अब ये थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ पर 0 है एंड देन अगर हम इन्फिनिटी पे चले जाते हैं इधर तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. इसी तरह से अगर नीचे जाएंगे तो माइनस π/2, इधर प्लस π/2 बोल सकते हैं, इधर माइनस π/2 हो जाएगा. इसका मतलब जो एंगुलर पोजीशन हमारी है वो प्लस π/2 से माइनस π/2 के बीच में वेरी करेगी. ओके, सो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन हो गया बिटवीन डेल्टा एक्स एंड साइन थीटा. ओके, सो सॉरी, डेल्टा एक्स एंड द एंगुलर पोजीशन थीटा. सो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ये साइन कर्व होगा. ओके, अच्छा, हम क्या करते हैं कि ये चूंकि YDSC में कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ये वाला एंगल स्मॉल होता है. सो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन अगर हम लगाएंगे तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी इंटू थीटा. सो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ सजेस्ट कर रहा है और यहाँ से देखेंगे तो ये साइन कर्व सजेस्ट कर रहा है. अब हमें देखना है ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कैसे कैसे है ग्राफ. ये वाला जो ग्राफ है ये साइन कर्व है. ओके, हमें पाथ डिफरेंस जो होता है वो प्लस माइनस में नहीं लेते हैं, हम एंगल हम प्लस माइनस में लेते हैं, इधर प्लस में ले रहे हैं इधर माइनस में लेते हैं. बट जो पाथ डिफरेंस होता है उसको हम प्लस में ही लिखते हैं. ओके, प्लस λ/2 माइनस λ/2, सॉरी प्लस λ/2 लैम्डा एंड सो ऑन, इस तरह से. सो इसलिए जो पाथ डिफरेंस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही दिखाया है. सो जो ग्राफ है साइन ग्राफ, अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव में ही वैल्यूज़ चाहिए
तो ये हुआ हमारा साइन ग्राफ। इस तरफ हम जा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो साइन कर्व है, और इस तरफ जा रहे हैं तब भी ये ग्राफ हमारा साइन कर्व है। सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। लेकिन अगर ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ये चॉइस नहीं होगी, तब हमारा आंसर ये होगा। यहाँ पर जो वेरिएशन है पाथ डिफरेंस वर्सेस थीटा, यहाँ पर जो वेरिएशन है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है प्रोवाइडेड कि ये एंगल हमारा बहुत स्मॉल हो। बट स्ट्रिक्टली अगर बात करें सो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस कर्व ये फिर सुटेबल और चॉइस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर चूंकि दोनों दिए हुए हैं इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ओके, द साइन कर्व, रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द एंगुलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the slits in a Young's double slit interference experiment are illuminated by orange light of wavelength 600 nanometer. So YDSC है और उसमें जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। ओके, देन क्या कह रहे हैं, अ थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक of thickness T is placed in front of one of the slits. So lateral displacement की बात है, एक स्लिट के सामने हमने thin sheet रख दिया है. The number of fringes shifted is plotted across the refractive index mu of the plastic. Then what is the value of the thickness of the sheet, ये कैलकुलेट करना है. So इसमें डायग्राम बना लेते हैं, ये S1 है और ये S2 है, एंड से इसके सामने हमने एक शीट रखी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है एंड थिकनेस टी है। ओके, नाउ इसकी वजह से जो फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी इंटरफेरेंस पैटर्न में वो हमें कैलकुलेट करना है, उसका देखना है कि ग्राफ कैसा आएगा। अब इसमें क्या चीज़ वेरी की जा रही है, इस म्यू को वेरी कर रहे हैं। ओके, अलग अलग म्यू का सेम थिकनेस है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वेरी करा रहे हैं। समहाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिंग बट द थिकनेस ऑफ द शीट रिमेन्स कांस्टेंट। सो इसके वेरी करने की वजह से जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं वो भी वेरी करेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिलेशन, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्डा। ओके, ओके करेक्ट, ये होती है वैल्यू नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। ओके, सो अगर हम म्यू चेंज करेंगे, लैम्डा और टी इसको हम फिक्स रख रहे हैं, म्यू चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हो रही हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ओके, सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, हमें म्यू इस एक्सिस पे दिया हुआ है और लैम्डा दे रखा है ऑलरेडी, एंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हो रही है वो इस एक्सिस पे दे रखा है, एंड देन टी कैलकुलेट करना है। ओके, सो इसमें से कोई सा भी म्यू ले लें, जैसे अगर म्यू की 2 ये वैल्यू लेंगे तो 2 पर 40 फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं, तो ये कैपिटल एन भी मिल गया, म्यू भी मिल गया, लैम्डा दिया हुआ है, टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू लेकर हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको दूसरी तरह से कैसे सॉल्व करेंगे उस पर एक और आएगा, उसको देखते हैं क्या होगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, म्यू टी अपॉन लैम्डा, कैपिटल एन विल बी इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा इंटू टी एंड देन माइनस टी अपॉन लैम्डा। ओके, माइनस टी अपॉन लैम्डा। सो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 40 एंड बेस इज 1 से 2 तक, बेस इज 1, सो स्लोप इज इक्वल टू 40 अपॉन 1, ये हो गया स्लोप। और टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखा है 600
नैनोमीटर, सो दिस इज -9, ये हो गया। ओके, सो टी की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻9 और ये 3 0 है +3, सो दिस इज -6। ओके, ये हो गया मीटर, सो दिस इज 24 माइक्रोमीटर। ओके, सो द थिकनेस ऑफ द शीट इज 24 माइक्रोमीटर। ओके, इस तरह से। तो अब इस पे दो तीन तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एटलीस्ट दो तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक तो हमसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द ग्राफ। अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ है देन इस रिलेशनशिप से हम ये पता करेंगे कि ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, एक बात। दूसरी चीज़ कि ग्राफ दिया हुआ है एंड देन अलग अलग पैरामीटर्स पूछ सकते हैं सब, जैसे यहाँ पर ये स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ से हमने टी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट होंगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो स्लोप वाला जो एंगल इसमें है, स्लोप वाला जो एस्पेक्ट होता है ग्राफ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ईजिली अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे सो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसमें कई सारे टर्म्स आ रहे हैं, बट यहाँ से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रिलेटिवली ईजी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, A Young's double slit experiment setup is completely submerged in a transparent liquid. So YDSC का सेटअप पूरा एक लिक्विड में रखा हुआ है, okay? किसी मीडियम में रखा हुआ है। Which of the following graphs best represent the variation of total number of fringes n observed on the screen with the index of refraction mu of the liquid? ओके, सो YDSC सेटअप हमारा लिक्विड में रखा हुआ है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, एंड देन हम कितनी फ्रिंजेस देखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात कर रहा है, शिफ्ट की बात नहीं है कोई, सिंपल ये S1 S2 के सामने कोई शीट नहीं रखी हुई है, पूरा सेटअप एक दूसरे मीडियम में है। सो कितनी फ्रिंजेस जो होंगी जो दिखाई दे रही हैं वो नंबर इस म्यू के साथ कैसे वेरी करेगा। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेंज करेंगे, सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हमें दिख रही हैं वो कैसे चेंज होगी ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। आई मीन उसका, सो ये जो n यहाँ पर हम ले रहे हैं, दिस इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन वर्सेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनसाइड विच द YDSC सेटअप इज केप्ट। ओके, सो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ होगा। अब कितनी फ्रिंजेस बनेंगी स्क्रीन पर, उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट का से nth फ्रिंज, लास्ट वाली फ्रिंज अगर nth फ्रिंज है, सो d sin थीटा, nth ब्राइट है तो उसको हम लिखते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, या फिर sin थीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। नाउ इस sin थीटा की वैल्यू जो होनी है 1 या 1 से कम होनी है, सो ये वैल्यू 1 या 1 से कम होनी है। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगी दैट विल बी d अपॉन लैम्डा। ओके, इतनी फ्रिंजेस बनेंगी। ओके, अब अगर हम इसी को, ये नंबर है एयर में लैम्डा, अगर हम इस पूरे सेटअप को मीडियम में लेकर चले जाएं, सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगी दैट विल बी d अपॉन लैम्डा अपॉन म्यू। ओके, ये हो गया। सो यहाँ पर लैम्डा जो है वो वेवलेंथ इन एयर है, सो ये एक तरह से फिक्स हो गया। d की जो वैल्यू है वो भी फिक्स है, ज्योमेट्रिकली जो डिस्टेंस है वो मीडियम में एयर में सेम है, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, सो यहाँ पर पहली बात तो ये कि ये जो रिलेशनशिप है ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा एंड ये वैल्यू पॉजिटिव है, सो स्लोप पॉजिटिव है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से पास हो रहा है। सो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, सो इसका मतलब कि ये वाला जो ग्राफ है वो तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी ग्राफ नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड ये ग्राफ भी नहीं होगा बिकॉज इसका स्लोप नेगेटिव है। सो ये हमारी सुटेबल चॉइस है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, इस एक्सिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम वैल्यू ले रहे हैं। अगर पूरा सेटअप हमारा किसी मीडियम में रखा हुआ है तो वहाँ पर जो म्यू हम यूज़ करते हैं वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, फिर वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, बिकॉज जो लाइट है वो कंप्लीटली उसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, स्लिट से स्क्रीन तक वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर म्यू एब्सोल्यूट होगा, रिलेटिव नहीं होगा। ओके, बाहर भले ही कोई मीडियम है, अगर पूरा सेटअप अंदर रखा हुआ है तो म्यू की वैल्यू
म्यू जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो मिनिमम 1 हो सकता है वैक्यूम या एयर के लिए, उससे कम नहीं हो सकता। okay? इसका मतलब कि इस एक्सिस पर म्यू की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम नहीं हो सकती है। सो ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास तो कर रहा है, लेकिन यहाँ से आगे हम ग्राफ नहीं दिखाएंगे। ओके, ग्राफ जो हमारा है वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो ये हमारा आंसर हुआ। इसमें हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर म्यू इज इक्वल टू 1, उसके लिए स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है द ग्राफ बिटवीन द शिफ्ट्स of the interference pattern in a double slit experiment with the thickness T of a transparent slab introduced in front of one of the slits is best represented by। okay, so हमें यहाँ पर पता करना है कि शिफ्ट और जो थिकनेस है ग्लास स्लैब जो भी हम शीट रख रहे हैं उसकी थिकनेस और जो शिफ्ट आ रहा है पैटर्न, जितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है उसके बीच में ग्राफ कैसा होगा। ओके, सो हमें मालूम है कि शिफ्ट जो होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, ये होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ शिफ्ट। अब हमें यहाँ पर रिलेशन लिखना है, तब ये तो बहुत सिंपल हो गया कि इसमें टी वेरी हम कर रहे हैं, बाकी म्यू डी का स्मॉल डी ये सब कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एंड देन इनटू टी। ओके, सो y और t के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, और ये चीज़ उसका स्लोप हो जाएगी। ओके, सो स्लोप जो है अब यहाँ पर हमें देखना है, स्लोप इज म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये है स्लोप। ओके, एंड द ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये हमारा ग्राफ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड ये भी नहीं होगा, द ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला ग्राफ होगा, ये हमारा आंसर है। सो ये है शिफ्ट और इस एक्सिस पर है थिकनेस ऑफ द शीट। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि म्यू की जो वैल्यू होगी वो 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है, बिकॉज शिफ्ट की बात जब हम करते हैं तो उसमें जो ग्लास शीट रखी जाती है, अगर वो किसी मीडियम में रखी गई है तो वहाँ पर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। ओके, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा 1 से कम दोनों हो सकता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था कि मीडियम में YDAC सेटअप है और सामने एयर की फिल्म बन जा रही है, तो वहाँ पर जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो 1 से कम आएगा। ओके, सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम शिफ्ट की बात करेंगे तो जो शीट हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब चूंकि ये सेटअप एयर में है इसलिए ये एब्सोल्यूट है, अदरवाइज अगर मीडियम में होगा तो ये रिलेटिव होगा। सो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा 1 से कम भी हो सकती है। अगर ये 1 से ज़्यादा होगी तो जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, और अगर ये वैल्यू 1 से कम होगी तो जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, सो इसका मतलब कि जो इसका ग्राफ है वो ये ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है इसमें म्यू हमारा 1 से ज़्यादा है, और इसका एक और ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, ये टी है, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो शिफ्ट भी नेगेटिव होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो ये ग्राफ होगा विथ नेगेटिव स्लोप। ओके, 4th क्वाड्रेंट में हमारा बनेगा। टी तो पॉजिटिव है बट जो शिफ्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, सो दोनों ही ग्राफ पॉसिबल है। यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज फॉर म्यू इज ग्रेटर देन 1, और ये वाला जो ग्राफ होगा फॉर दैट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस देन 1। ओके, सो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 520 नैनोमीटर। सो YDAC में वेवलेंथ जो है दैट इज 520 नैनोमीटर, ये दे रखा है। 520 nanometer passing through a double slit produces interference pattern of relative intensity, produces interference pattern. Relative intensity versus deflection angle as shown in the figure. Okay, so ये एक स्टैंडर्ड YDAC है और इसमें इंटेंसिटी वर्सेस डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ एंगुलर पोजीशन, किस एंगल पर कितनी इंटेंसिटी है, स्क्रीन के किस एंगल पर कितनी इंटेंसिटी है, मतलब
एंगुलर पोजीशन। तो इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो डिग्री में दिए हुए हैं। देन द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स इज, ओके। तो इस इंफॉर्मेशन से ये जो ग्राफ दिया हुआ है इससे हमें स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ये कैलकुलेट करना है, ओके। सो ये 0 है, ये तो सेंट्रल मैक्सिमम हुआ। एंड देन उसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट है, एंड फर्स्ट ब्राइट की जो एंगुलर पोजीशन होती है वो हमें मालूम है क्या होती है, ओके। सो द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, या फिर जो पाथ डिफरेंस होगा, द पाथ डिफरेंस d sin थीटा, ये फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या होगा, λ/2 होगा, ओके। सो यहां से हमें d कैलकुलेट करना है, ओके। सिंस ये स्टैंडर्ड YDSC है, ओके, बिकॉज हम 0.75 यहाँ रखेंगे। 0.75 वैसे भी ये बहुत स्मॉल एंगल है, लेस देन अ डिग्री इज अ वेरी स्मॉल एंगल। सो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, दैट इज d इंटू थीटा इज इक्वल टू λ/2। हमें d कैलकुलेट करना है, सो d विल बी इक्वल टू λ/2 थीटा, ये हो जाएगा, ओके। अब इसमें हम वैल्यूज रख लेते हैं। लैम्डा इज 520 नैनोमीटर 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पर हमें थीटा क्या लेना है, 0.75 डिग्री है। हमारी SI यूनिट एंगल की होती है रेडियन, तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। सो 0.75 इसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई इंटू पाई अपॉन 180, ओके। इससे इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 होगी, ओके। ना इसको हम सॉल्व करें, सो जो हमारा आंसर आएगा वो है 1.98 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये आ रहा है स्मॉल डी की वैल्यू। इसको अगर हम चाहें तो मिलीमीटर में भी हम लिख सकते हैं, +3 से मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज 1.98 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंगुलर पोजीशन के साथ दिया हुआ है, और स्लिट सेपरेशन कितनी है वो कैलकुलेट करना है। सो ये एंगल फर्स्ट मिनिमा का हो गया, एंड फर्स्ट मिनिमम पर जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है, ये हमें मालूम है। देन यहाँ से हमने एंगल कैलकुलेट कर दिया है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज करके, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ YDSE if a slab whose refractive index can be varied is placed in front of one of the slits, then the variation of resultant intensity of midpoint of a screen with mu will be represented by, okay। हाँ, सो ये स्टैंडर्ड YDSE है एक, और वहाँ पर हम किसी एक स्लिट के सामने एक थिन शीट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थिन शीट रख रहे हैं। सो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है, ओके, सो हम इस पर डायग्राम बना लेते हैं। ये है S1 और ये है S2, यहाँ पर हमने कोई थिन शीट रखी है, और ये सेंट्रल मैक्सिमम की पोजीशन है, लेकिन जब इसको रखेंगे तो ये शिफ्ट हो जाता है, ओके। सो इसकी जो थिकनेस है, ओके, थिकनेस इज कांस्टेंट, इसकी थिकनेस कांस्टेंट है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी कराया जा रहा है, ओके। ओके, सो अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है कि जब इसको हम वेरी करेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, ओके। एंड देन फिर जो इंटेंसिटी वेरिएशन और म्यू है उसका ग्राफ कैसा होगा, ओके। सो ये एयर में YDSE है, और यहाँ पर हम एक थिन शीट रख रहे हैं, ओके। सो अगर इस तरह का है कि एयर में है और थिन शीट रख रहे हैं, तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, उससे कम नहीं हो सकती है, ओके। अगर ये एयर में और मीडियम हम रख रहे हैं यहाँ पर, अगर मीडियम में एयर की फिल्म बनती है तब वो 1 से कम होगा, बट ये स्टैंडर्ड YDSE एयर में है और यहाँ मीडियम रख रहे हैं, तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो स्टार्ट होगी, वो 1 या 1 से ज़्यादा से स्टार्ट होगी। सो इसलिए हमारा जो ग्राफ है उसमें जो म्यू जिस एक्सिस पे लिया हुआ है, तो म्यू की वैल्यूज जो है वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, ओके। सो इंटेंसिटी वेरिएशन वर्सेस म्यू, ये जो ग्राफ होगा, कहाँ पर इंटेंसिटी वेरिएशन, जहाँ पर सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन होती है वहाँ पर इंटेंसिटी वेरिएशन, ये हमें कैलकुलेट करना है।
ओके, सो यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर इस तरह से शीट इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये होता है। ओके, म्यू की वैल्यू अगर 1 हम ले लें तो ये हो गया 0, पाथ डिफरेंस 0 है, एंड पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। ओके, एंड देन उसके बाद जब हम इस म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस म्यू की वैल्यू बढ़ने की वजह से ये पूरा पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पे बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जब वो लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, सो जब हम इस म्यू को बढ़ाएंगे तो ये पूरी चीज़ किसी पॉइंट पे जाके, किसी टाइम पे जाके ये लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगी। द पाथ डिफरेंस विल बिकम इक्वल टू लैम्डा बाई 2, एंड इन दैट केस द फेज डिफरेंस, इस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि अगर पाई बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ गया इसका मतलब वो डार्क की पोजीशन है। सो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगी वो मिनिमम हो गया, स्टैंडर्ड YDSC है तो ये जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। ओके, एंड देन फिर उसके बाद जब हम म्यू बढ़ाएंगे तो ये पूरी चीज़ बढ़ेगी, और जो पाथ डिफरेंस है वो फिर अब इसके बाद थोड़े टाइम बाद अब फिर वो लैम्डा के बराबर होगा। अब जब लैम्डा के बराबर होगा तो फिर से जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, वो फर्स्ट ब्राइट की कंडीशन बन गई। तो और हम म्यू बढ़ाएंगे तो किसी टाइम पर डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा, एंड द इंटेंसिटी विल अगेन बी मैक्सिमम। ओके, सो इनिशियली म्यू इज इक्वल टू 1 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, एंड देन उसके बाद इंटेंसिटी क्या होगी, वो घटेगी, घट के 0 हो जाएगी, एंड देन फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी और फिर मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, सो इस ग्राफ में ये ग्राफ सही नहीं है, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो रही है, एंड देन उसके बाद कुछ और आगे नहीं दिया हुआ है। एंड इसी तरह से ये जो ग्राफ है इसमें म्यू के साथ इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही है, ऐसा नहीं होगा। और इस वाले ग्राफ में जो इंटेंसिटी है म्यू इज इक्वल टू 1 पे 0 है, ऐसा नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 1 पर वो मैक्सिमम है। तो ये हमारा सुटेबल चॉइस हुआ कि म्यू इज इक्वल टू 1 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, एंड देन फिर वो म्यू की किसी वैल्यू पर 0 हो जाएगी, एंड देन फिर उसके बाद बढ़कर मैक्सिमम होगी। ओके, सो ये है हमारा आंसर। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड ये हमारा सेगमेंट यहाँ पर YDSC का या इंटरफेरेंस जो लाइट का है वो कंप्लीट हो गया। सो वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70% पार्ट जो है वो इंटरफेरेंस या YDSC का होता है। इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड एक और टॉपिक उसमें है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आसान सा, जैसे रिजोल्यूशन पावर है उस पर एक क्वेश्चन तो हर साल ही आ ही जाता है। ओके, सो अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपसे मिलेंगे विथ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।